Dear friends, in this video we will discuss about the deduction of depreciation. In my earlier video I have explained what are the income chargeable under the head PGBP, what's the speculation income and what method of accounting we should follow. In my first video I explained कि कोई भी अगर मेरा हेड ऑफ इनकम होगा उस हेड ऑफ इनकम्स में जो सेक्शन का डिवीज़न है वो डिवीज़न मेरे दो पार्ट में होगा। एक हम बात करेंगे जिसकी चार्जिंग सेक्शन की और एक हम बात करेंगे कंप्यूटेशन मैकेनिज्म की। पीजीबीपी के रेफरेंस में सेक्शन 28 बताता है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में फॉल करेगी। नाउ कंप्यूटेशन मैकेनिज्म हमें ये बताएगा हम आपको कौन कौन सी डिडक्शंस, कौन कौन से एक्सपेंस अलाउड करेंगे वाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी। मेरे जितने भी सेक्शन डिडक्शंस है इट्स फॉलिंग अंडर सेक्शन 32 सेक्शन 37। इसमें से हम बात करें सेक्शन 30 to 36 laid down the specific expenses which will be allowed and section 37 is my residuary section, जिसमें एक रूल लिख दिया गया है कि अगर वो रूल सेटिस्फाइड हो रहा है then expenses falling under this section will be allowed as a deduction। और ये जो सेक्शन है 30 to 36 they laid down the specific expense which will be allowed upon satisfaction of certain conditions। और सेक्शन 37 को हम रेजिडुअली बोल ले, जनरल बोल ले। जो एक्सपेंस इस सेक्शन में फॉल नहीं कर रहा है but it's satisfying the condition of section 37, then that expense will also be allowed as a deduction। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन 30 जो है इट्स वेरी सिंपल, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। ये बोलता है while computing the taxable income पीजीबीपी टैक्सेबल इनकम हम आपको डिडक्शन किसकी देंगे, रेंट, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग विच इज बीइंग यूज्ड फॉर अ बिजनेस पर्पस। और सेक्शन 31 जो है वो क्या बोलता है हमारा, हम आपको डिडक्शन किसकी देंगे, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन। अब आपको देखते ही लगेगा सर रेंट तो यह कवर नहीं करा। इसका मतलब अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी हायर पे लिए है तो क्या हमें उस एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको ये क्लियर होगा कि डिडक्शन का क्या मतलब होता है। हम अगर डिडक्शन की बात करें सिंपल सी, हम लोगों ने सेल्स करी से 50 लाख रुपीस की, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम सिंपल अकाउंटेंसी की बात करें लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 30 लाख। नाउ दिस इज इन इटसेल्फ अ डिडक्शन क्योंकि मैं अपनी सेल में से एक्सपेंस लेस कर रहा हूं टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। अब मैंने यहाँ पे लेस करा रेंट ऑफ मशीन से 3 लाख रुपीस। नाउ ये जो मैंने एक्सपेंस इंकर करा है हम इसको बोल रहे हैं वेदर दिस विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन while computing the taxable income। if for some reason अभी अगर हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो कितना हो रहा है, 50 में से ये गए, कितना हो रहा है 17 lakhs। इफ फॉर सम रीजन ये एक्सपेंस की डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी देन माय टैक्सेबल पीजीबीपी विल बी हाउ मच, इट विल बी 17 lakhs जो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है पीएनएल का, और इसमें मैं वो एक्सपेंस ऐड बैक कर दूंगा विच इज नॉट अलाउएबल डिडक्शन अंडर पीजीबीपी कंप्यूटेशन मैकेनिज्म 20 लाख रुपीस। तो हम यहाँ पे अपने इस डिस्कशन में या आने वाले वीडियोस में डिस्कशन में जब भी हम बात करेंगे किसकी, डिडक्शन की, इन अ सिंपल वर्ड्स इट्स एन एक्सपेंस which will be allowed
while computing the taxable income। ये आपको होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सेक्शन 30 जो है इट टॉक्स अबाउट कि हम आपकी टैक्सेबल पीजीबीपी निकालते हुए रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस और बिजनेस अलाउ कर देंगे। सेक्शन 31 बोलता है हम आपको रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्ड प्लांट एंड मशीन भी अलाउ कर देंगे। अब रेंट के बारे में क्या है, सिंस सेक्शन, और हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास सेक्शन 30 टू 36 में रेंट ऑफ मशीनरी कहीं फॉल नहीं कर रहा, इट विल फॉल अंडर द सेक्शन 37। इट मीन्स अगर हम सेक्शन 37 के जो रूल है वो हम पढ़ेंगे, अगर हम उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, इन दैट सिनेरियो the rent of machine taken for the purpose of business will be allowed as a deduction। तो मैंने इन दोनों सेक्शंस को अपने इसमें ज़्यादा डिटेल डेलिब्रेट नहीं करा है क्योंकि ये इटसेल्फ क्लियर है, इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। और आप ये अगर मॉड्यूल से भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे आपको समझाना पड़े। द मेन चीज विच इज रिक्वायर्ड टू बी make understand is section 32, that is depreciation। under income tax act हम depreciation की deduction कैसे देंगे, means what are the condition upon which depreciation deduction will be computed and how depreciation deduction will be computed is governed by section 32। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हाउ टू कंप्यूट द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट, असेंशियल्स फॉर क्लेमिंग डेप्रीसिएशन एंड देन डेप्रीसिएशन कंप्यूटेशन। मींस पहले मेरे सारे असेंशियल्स सेटिस्फाइड होने चाहिए। वंस माय एसेंशियल्स आर बीइंग सेटिस्फाइड, then we will compute the depreciation amount which will be allowed as a deduction। तो हम पहले असेंशियल पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर भी कई इन इटसेल्फ पॉइंट्स है, मैं आपको समझाता हूँ। डेट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेट्स। मींस इनकम टैक्स एक्ट हैज लेड डाउन कि हम इसी एसेट्स के ऊपर डेट देंगे। ये कौन सी एसेट्स है ये मैं आपको भी समझाता हूँ। पहले हम ब्रीफली असेंशियल्स फॉर क्लेमिंग डेट हम एक बार रीड कर लेते हैं। असेसी मस्ट बी ओनर फुल और पार्ट ऑफ द एसेट्स। मींस डेप्रिसिएशन किसको मिलेगी, अ पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द प्रिस्क्राइब एसेट। ही मे बी फुल ओनर और ही मे बी पार्ट ओनर। ये भी मैं आपको समझाता हूँ। एसेट शुड बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन अ प्रीवियस ईयर। मीन्स अगर हम बात करें मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स बॉट अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज। इन दैट केस द मिस्टर एक्स is an owner of the car, but since the car is not being used for a business purpose, this will not be allowed as a, इसके ऊपर this will गलत बोल गया, इसके ऊपर जो कार के ऊपर हम डेप्थ वर्कआउट करेंगे इट विल नॉट बी अलाउड एज अ रिडक्शन। इवन कार जो है मिस्टर एक्स की बिजनेस की बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है, बट ऑन द रिकॉर्ड्स इट्स शोन दैट the car is not used by Mr. X for his business purpose। In this scenario, कार के ऊपर debt will not be allowed while computing the taxable PGBP। Fourth point, debt deduction is mandatory whether assessee claimed or not। To prevent any misuse of the this thing or debt deduction, मैं इस पे भी ज़्यादा डेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज लॉ हैज सीन दैट कि लोग डेप्ट का कुछ मिसयूज कर रहे हैं इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 22-23 में एक एसेट परचेज करी और फॉर सम रीजन असेसी डू नॉट वांट टू क्लेम डेप्ट। उसको पता है डू नॉट वांट टू क्लेम डेप्ट, उसे पता है कि 23-24 में मेरी इनकम ज़्यादा होगी, तब मैं दोनों सालों की डेप्ट यहाँ क्लेम कर लूँगा।
इस टाइप की प्लानिंग को रूल आउट कर रखा है। मैं इस चीज़ पर ज़्यादा डेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल हम ये पढ़ना चाहेंगे कि डेप्ट डिडक्शन इज मैंडेटरी वेदर असेसी क्लेम और नॉट। अगर असेसी क्लेम नहीं करेगा और असेसी की बैलेंस शीट में एसेट्स अपीयर हो रही है, then the income tax officer, assessing officer will allow the debt deduction while computing the taxable income of that assessee। तो यहाँ पे जो चार कंडीशन है वो किसके बारे में बात कर रहा है? डेप्रीसिएशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एसेट्स। तो हम अभी समझने की कोशिश करते हैं विच आर द प्रिस्क्राइब्ड एसेट्स। लॉ ने प्रिस्क्राइब एसेट्स को दो ब्लॉक में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज द टेंजिबल एसेट्स एंड द अदर वन इज द इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में दे हैव लिस्ट डाउन थ्री एसेट्स: बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर। Under intangible asset, they have given some list: know-how, patents, copyrights, trademark, license, franchisee, any other business or commercial rights of similar nature, not being goodwill, acquired on or after 1499। यहाँ पे हम जो बात कर रही है कि मुझे इंटेंजिबल पे डेप्थ कब मिलेगी? जब इंटेंजिबल मैंने एक्वायर करा है। सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल पे डेप्थ नहीं मिलेगी। मतलब हम अगर सिंपल सी बात करें कि फॉर एग्जांपल, देखिए दो चीजें समझाता हूँ। सेल्फ जनरेटेड में हमारे इसके ऊपर AS 26 भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। जस्ट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। सेल्फ जनरेटेड में हम एक बात करते हैं पेटेंट्स की और हम एक बात करते हैं ट्रेडमार्क की। पेटेंट क्रिएट करने में जो फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी ने एक मेडिसिन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा और उसके ऊपर मान लीजिए 2 करोड़ रुपए उसका खर्चा हो गया। उसके बाद दैट एक्सपेरिमेंट कम्स टू बी सक्सेसफुल और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का पेटेंट करा लिया। नाउ दिस इज द सेल्फ जनरेटेड, बट इसके ऊपर हम स्ट्रिक्टली वर्ड्स पे जाए, एक्वायर। इसने ये 2 करोड़ रुपए बेसिकली खर्चा करके ये पेटेंट एक्वायर करा है। अब हम एक लेते हैं ट्रेडमार्क। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडमार्क हम लेते हैं, से MJ का ट्रेडमार्क लेते हैं। अब ये ट्रेडमार्क के ऊपर मैंने कोई खर्चा नहीं करा है, मैंने बस एक ट्रेडमार्क को बुक्स में लाने के लिए एक एंट्री पास कर दी, ट्रेडमार्क अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट से 50 लाख रुपए, कि मैंने बोला मेरे ट्रेडमार्क की वैल्यू 50 लाख रुपए आ रही है। नाउ आई हैव नॉट स्पेंड एनीथिंग ऑन एक्विजिशन ऑफ दिस ट्रेडमार्क। तो ये जो ट्रेडमार्क मैंने बुक्स पे डेबिट करा है, इसके ऊपर मुझे डेब्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ एक्वायर्ड का मतलब हो रहा है बेसिकली यू हैव स्पेंट मनी टू एक्वायर दैट इंटेंजिबल। और हम इंटेंजिबल पे डेप्ट कब लेंगे? व्हेन इंटेंजिबल इज एक्वायर्ड आफ्टर 1499, बिकॉज इस डेट से पहले इंटेंजिबल पे डेप्ट नहीं थी। जो लॉ में अमेंडमेंट करा गया, यहाँ पे डेट मैं एक बार चेक करूंगा, आई थिंक इट्स 1498। ये 1498 है, 99 नहीं है। तो 1498 से पहले जो भी इंटेंजिबल एक्वायर करे गए थे उसके ऊपर डेप्ट नहीं है। डेप्ट जो है जब भी अलाउ होगी इंटेंजिबल पे व्हेन दे आर एक्वायर्ड आफ्टर 1498। और उसमें भी आज के सिनेरियो में हम बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24, उसमें गुडविल, इवन इफ एक्वायर्ड द गुडविल ऑफ सम बिजनेस, गुडविल को इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन से हटा दिया है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। तो हमने अभी जो डेलिब्रेट करा वो किस चीज पे करा? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट पे डेप्ट कब मिलेगी? व्हेन इट्स एक्वायर्ड आफ्टर 1498 एंड इट्स बेसिकली नॉट सेल्फ जनरेटेड, जिसमें मैंने खर्चा नहीं करा है उस पर मुझे डेप्ट नहीं मिलेगी। और ये जो आइटम है ये इन्होंने लिस्ट डाउन कर दिए और 7 आइटम को जर्नल लिख दिया।
तो अगर मैंने ये इंटेंजिबल एसेट पे खर्चा करके पैसा दे के इंटेंजिबल एक्वायर करे है आफ्टर 1498, देन दे आर प्रिस्क्राइब एसेट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। अब हम आते हैं दोस्त टेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर। अब इनका क्या लॉ में मतलब दिया, लेट्स गो थ्रू। बिल्डिंग, building has not been defined under the act। ये वर्ड इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं करा है। इन जनरल एनी सुपरस्ट्रक्चर ऑन अ लैंड इज बिल्डिंग। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फैक्ट्री परचेज करी। अब जब आप फैक्ट्री परचेज कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री में आपकी लैंड भी आपके पास आ रही है और जो उसके ऊपर बिल्डिंग है वो भी आपके पास आ रही है। फॉर एग्जांपल, आपने फैक्ट्री परचेज करी 50 लाख रुपीस की। अब आप तो अपनी बुक्स में, नॉर्मल अकाउंटेंसी की बुक्स में, इसको फैक्ट्री एसेट शो कर दोगे, बट इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से मुझे इस 50 लैक्स के दो टुकड़े करने पड़ेंगे। इसमें लैंड कंपोनेंट कितना है और बिल्डिंग कंपोनेंट कितना है, ये दो टुकड़े करने पड़ेंगे। इससे लैंड कंपोनेंट आया 40 लाख रुपीस और बिल्डिंग कंपोनेंट आया 10 लाख रुपीस। तो मुझे इनकम टैक्स में पूरे 50 लाख के ऊपर डेप नहीं मिलेगी, क्योंकि लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट अकाउंटेंसी में भी और अंडर इनकम टैक्स एक्ट भी। तो मुझे जो डेप मिलेगी सिर्फ 10 लाख रुपए पे मिलेगी। मीन्स वेन एवर वी परचेज अ इमोवल प्रॉपर्टी बीइंग अ बिल्डिंग जिसमें लैंड भी आ रही है, तो आई हैव टू डू सम मैथमेटिक्स टू सेपरेट द वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू अलग शो करेंगे और बिल्डिंग के ऊपर हम डेप लेंगे। तो ये आपको पॉइंट समझाना था। तो बिल्डिंग का मतलब एनी सुपरस्ट्रक्चर और लैंड, और ये जनरल मीनिंग है, दिस इज नॉट बीइंग डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये जनरल मीनिंग केस लॉ से सब निकल के आ रहा है। इनकम टैक्स एक्ट में ये बोल दिया है कि हम बिल्डिंग में क्या इंक्लूड करेंगे, डिफाइन नहीं करा है उन्होंने, एक तरह से इंक्लूसिव डेफिनेशन दे दी है। फॉलोइंग इज ऑलवेज कवर्ड अंडर बिल्डिंग: रोड्स, ब्रिजेस, कलवर्ट्स, वेल, ट्यूबवेल। अब आपको अगर मैं रोड का एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल इसको मैं रब करता हूं, पूरी जगह मिल जाएगी। हम एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक मेन रोड है, मेरी फैक्ट्री इधर है। ना यहाँ से फैक्ट्री तक जाने के लिए हम लोगों ने रोड के ऊपर एक्सपेंडिचर इंकर करा। ये हमने एक रोड बनवा दी। ये जो मेरा एक्सपेंडिचर इंकर करा रोड के ऊपर, इट विल बी क्लासिफाई एज अ बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन। सिमिलरली ब्रिजेस, कलवेट्स, वेल एंड ट्यूबवेल, मैंने यहाँ फैक्ट्री में एक दो वेल ड्रिल करा दिए टू गेट इनफ वाटर। तो वॉट एवर एक्सपेंडिचर आई हैव incurred on the drilling the well is classified as the building for the purpose of claiming depreciation। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट्स अ क्रिटिकल, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अ रेंटेड बिल्डिंग। देखिए एक चीज बताता हूँ, ऊपर आपको लेके चलता हूँ एसेंशियल्स में। एसेंशियल्स में एक कंडीशन आ रही है, असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द एसेट। अब हम एक केस लेते हैं, यहाँ पे समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग है जो हमने रेंट पे ली है, ठीक है। अब ओनर का ये एक बेयर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। जो टेनेंट ने बिल्डिंग किराए पे ली, उसने इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अलग अलग रूम्स डेवलप कर लिए, ऑफिसेस बना लिए। ना ये जो उसने बिल्डिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर करा है, एक वर्ड हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इनकम टैक्स में
सेक्शन 37 में जो हम बाद में पढ़ेंगे कंडीशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मीन्स यहाँ पे मैंने ये जो बिल्डिंग के अंदर रेनोवेशन करी है, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बिल्डिंग मेरी है नहीं, तो पॉइंट ये होता है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है इसकी मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिकॉज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इट विल गिव बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे लॉ ने स्पेसिफिकली लिख रखा है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने रेंटेड बिल्डिंग में करा है, वी विल ट्रीट इज एज अ बिल्डिंग। मीन्स सपोज मैंने इसके ऊपर रेनोवेशन में 70 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो मेरी अकाउंटेंसी की बुक्स में मैं एंट्री पास कर दूंगा बिल्डिंग टू बैंक 70 लाख रुपीस। नाउ दिस रेनोवेशन एक्सपेंडिचर जो मैंने ये करा है, दिस आई हैव डन ऑन द रेंटेड बिल्डिंग। कल अगर मुझे ये प्रेमाइसिस वेकेट करना पड़ा तो मेरा हो सकता है कि सारे का सारा खर्चा मेरे सारे का सारा ये जो रेनोवेशन है इट गोज विद द बिल्डिंग, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। बट लॉ हैज ट्रीटेड कि भाई आपने ये जो एक्सपेंडिचर करा है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर और रेनोवेशन विच इज कैपिटल इन नेचर, इस पे मैं फोकस करता हूँ। हम उस रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर को बिल्डिंग ट्रीट करेंगे, इन द सेंस आपको उसके ऊपर डेप मिलेगी। यहाँ पे जो एम्फेसाइज है वो किसके ऊपर है, कैपिटल इन नेचर। इसका मतलब अगर हमने रेंटेड बिल्डिंग में कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा है, से नॉर्मल मैंने उसमें रिपेयर्स कराई है, पेंट कराया है, इट्स अ रेवेन्यू नेचर, देन दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी क्लासिफाई एज अ बिल्डिंग। उसकी डिडक्शन हमें, हमने ऊपर पढ़ी थी, यहाँ पे एक सेक्शन हमने पढ़ा था, उसकी डिडक्शन मुझे रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग में, यहाँ बिजनेस लिख गया था, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग में मिलेगी। तो यहाँ पे हम जो कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बिल्डिंग हैज नॉट बीन डिफाइंड, सुपरस्ट्रक्चर लैंड के ऊपर जो भी सुपरस्ट्रक्चर है इट्स क्लासिफाइड एज अ बिल्डिंग। बट एक्ट हैज इंक्लूडेड कि हम, एक्ट ने ये क्लियर करा है कि हम बिल्डिंग में क्या कवर करेंगे। तो रोड्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, वेल एंड ट्यूबवेल विल बी क्लासिफाइड एज अ बिल्डिंग, उस पर डेप मिलेगी। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अ रेंटेड बिल्डिंग is classified as a building for the purpose of claiming depreciation. नेक्स्ट हेड पे आते हैं प्लांट एंड मशीनरी। अगेन द वर्ड प्लांट एंड मशीनरी हैज नॉट बीन डिफाइंड, यहां भी लॉ ने डिफाइन नहीं करा है। एनी आर्टिकल, और ये मैं आपको जनरल मीनिंग जो बता रहा हूं, अगेन दिस जनरल मीनिंग हैज कम आउट ऑफ द डिसीजंस ऑफ द वेरियस कोर्ट्स। एनी आर्टिकल और ऑब्जेक्ट फिक्स्ड or movable used by a businessman for carrying on his business or profession। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ बिजनेस है दोनों के लिए। दैट आर्टिकल विल बी क्लासिफाइड एज अ प्लांट एंड मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, वी इंस्टॉल एसी इन ऑफिस। नाउ अब आप बात करते हैं, मैंने यहाँ पे बोला है एसी इन ऑफिस। हम अगर जनरल मीनिंग देखें तो यहाँ पे आपको लगेगा क्या ये प्लांट मशीनरी है, बोले एसी तो नहीं है सर, ये प्लांट मशीनरी का मतलब जो फैक्ट्री में इंस्टॉल हो रही है। बट एज पर जनरल मीनिंग, why have installed AC in office to enable me to carry on my business more efficiently। Hence ये जो AC है इट्स फॉलिंग अंडर जनरल मीनिंग, एनी आर्टिकल और ऑब्जेक्ट फिक्स्ड और मूवेबल यूज बाय बिजनेसमैन फॉर कैरिंग ऑन हिज बिजनेस। से AC तो हम बात करते हैं फिक्स्ड हो गया। से अ बिजनेसमैन परचेज अ मोबाइल टू कैरी ऑन हिज बिजनेस। नाउ ये जो मोबाइल है, इज इट फॉलिंग अंडर अ डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? यस, अगेन इट्स अ मूवेबल article being used by businessman for carrying on his business or profession, hence mobile भी plant and machinery में fall करेगा। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, फैंस। ये जो फैंस आ रहे हैं ये क्या चीज है, आपने अपने ऑफिस में एक फैन इंस्टॉल करा,
अब वो फैन जो है अगेन इट्स एन फिक्स्ड, आप मूवेबल कह लीजिए, मतलब सेमी मूवेबल हो गया, इंस्टॉल करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो फैन है अगेन दिस इज बीइंग यूज्ड बाय द असेसी टू इनेबल हिम टू कैरी ऑन हिज बिजनेस। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन लॉ ने डिफाइन नहीं करी है, जनरल मीनिंग से वी नीड टू कैप्चर। अगेन लॉ ने ये बताया है कि व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द प्लांट, कि ये चार चीजें तो हम प्लांट्स में कवर करेंगे और ये दो चीजें हम प्लांट एंड मशीनरी में कवर नहीं करेंगे। शिप्स, लॉ हैज प्रिस्क्राइब कि प्लांट मशीनरी में फॉल करेगा। व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक अपरेटस एंड सर्जिकल इक्विपमेंट। अब यहाँ पे आपको शिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हीकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बुक्स में। देखिए बुक्स हम अगर कैटेगराइज करें तो दो तरह की बुक्स हो गई। एक को हम बोलेंगे एनुअल पब्लिकेशन। एनुअल पब्लिकेशन का मतलब जो हर साल पब्लिश होती है, हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट की। और एक होती है अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, मीन्स वी कैन से इनकम टैक्स की कमेंट्री, जिसके अंदर डिटेल जजमेंट्स वगैरह कोई ऑथर लिख के प्रोविजन समझाता है। तो यहाँ बुक्स में दोनों चीजें कवर हो रही। हम ये नीचे पढ़ेंगे कि बुक्स के केस में ये जो बुक्स कवर हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में कवर हो रही है, प्रोफेशन में। हम जब रेट्स पढ़ेंगे, मींस अगर एक एसएससी बुक्स परचेज करता है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन हिज बिजनेस, कई बार बिजनेसमैन आल्सो परचेज द बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, तो यहाँ पे वो बुक्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, बिकॉज जो बुक्स पे डेप्थ का रेट गिवन है एक्ट में, इट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो अगर कोई प्रोफेशनल बुक्स परचेज कर रहा है वेदर एनुअल और अदर देन एनुअल, तो दोनों बुक्स जो है दे विल बी क्लासिफाई एज अ प्लांट, मीन्स इट विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन, बट उसके ऊपर बुक्स के ऊपर हम डेप्थ वर्कआउट करेंगे और वो डेप्थ हमको डिडक्शन की फॉर्म में मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना भी और क्लियर हो जाएगा व्हेन विल कम टू द रेट्स। साइंटिफिक apparatus and surgical equipment, obviously no element of doubt it will fall under the plant and machinery. Following is not a plant: टी bushes and livestock. टी bushes आप समझते ही है, तो टी bushes पे लॉ ने ये बोल दिया है कि ये प्लांट नहीं है, इस पे हम डेप्थ नहीं अलाउ करें। अब लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक का मतलब हमें समझते हैं बेसिकली एनिमल्स। एक समटाइम्स अ बिजनेसमैन or a person carrying on a business purchase the livestock to enable him to carry on a business। यहाँ लाइव स्टॉक हम किसकी बात नहीं कर रहे, स्टॉक की। जो आदमी लाइव स्टॉक में डील कर रहा है वो ये रूल आउट है। यहाँ लाइव स्टॉक वो है जो एक बिजनेसमैन लाइव स्टॉक परचेज कर रहा है टू कैरी ऑन हिज बिजनेस। फॉर एग्जांपल किसी का आपका समझ लीजिए डेयरी फार्म है, तो डेयरी फार्म में जो काउ परचेज कर रहे हैं, इट्स बेसिकली द लाइव स्टॉक। तो काउ जो परचेज करी, काउ के ऊपर हमें डेप्थ नहीं मिलेगी, बिकॉज लाइफ स्टॉक में एक सेपरेट प्रोविजन है, हम पढ़ेंगे कि अगर लाइफ स्टॉक की डेथ हो गई तब हमको उस पे जो लॉस अराइज हो रहा है वो अलाउ होगा। बट जो हमने काउ परचेज करी है, जो भी लाइफ स्टॉक परचेज करा है, उस पे हमको डेप्थ नहीं मिलेगी, बिकॉज लॉ इज नॉट ट्रीटिंग इट एज अ प्लांट। हम लोगों ने बिल्डिंग के बारे में समझा, प्लांट मशीनरी के बारे में समझा, फर्नीचर। ये फर्नीचर वर्ड भी एक्ट में डिफाइन नहीं करा हुआ। फर्नीचर का मतलब एनीथिंग फॉर फर्निशिंग पर्पस। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल अ पर्सन बाय अ वेरी वैल्यूएबल पेंटिंग जो उसने अपने रिसेप्शन पे इंस्टॉल कर दी है। अब ये जो पेंटिंग है, ये ना तो बिल्डिंग की कैटेगरी में फॉल कर रही है, नाइदर इट्स असेसिंग इज हेल्पिंग द बिजनेसमैन to carry on a business. The painting is being installed only for the purpose of furnishing the office. Hence, painting will classify under the head furniture और उसके ऊपर भी मुझे डेप्थ मिलेगी।
और हम एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप, हम जब भी डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैंने एक नॉर्मल पेंटिंग परचेज करी है से वर्थ ₹1000 एंड आई एस्टिमेट इट हैज लाइफ ऑफ ओनली 1 ईयर, देन एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, मैं इसको नॉर्मल डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं इफ इट सेटिस्फाई द ऑल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 37 जो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के केस में हम लोगों का फोकस सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए, आप एक चीज समझिए कि आज मैंने 5000 का एक्सपेंडिचर करा, मैं क्या चाहूंगा कि ये 5000 मुझे पूरे की पूरी डिडक्शन फर्स्ट ईयर में मिल जाए, तो मेरी 5000 रुपए से इनकम कम हो जाएगी। और अगर मैं इसको एसिड ट्रीट करके इसके ऊपर डेप लगाऊंगा, से डेप करे 10% हम पढ़ेंगे, तो मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी 500। तो ऑब्वियसली असेसिव विल ट्राई कि जितने भी मेरे छोटे खर्चे हैं आई शुड ट्रीट इज एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सो दैट डिडक्शन पहले साल में मिल जाए। और एक कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लिटिगेटिव मैटर जिसके अंदर बहुत सारे केस लॉज है, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। हमने सिंपल ये पढ़ा आज असेंशियल फॉर डेप्रिसिएशन, उसके अंदर क्या चीज आ रही है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एसेट। और प्रिस्क्राइब एसेट मेरी दो कैटेगरी में फॉल करेगी, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। दोनों के ऊपर मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है। टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग प्लांट मशीनरी और फर्नीचर आ रहा है। सेकेंडली डेप्रिसिएशन असेसी कब क्लेम कर सकता है, ही मस्ट बी ओनर फुल और पार्ट। ये फुल और पार्ट का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। से एक्स और वाई है, दे टुगेदर परचेज से ऑडी कार वर्थ ₹1 CR, जिसमें आधा पैसा एक्स ने दिया है आधा पैसा वाई ने दिया है एंड दे आर दी ज्वाइंट ओनर्स। तो एक्स एंट्री क्या पास करेगा, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख रुपीस। ये क्या पास एंट्री करेगा, कार टू बैंक 50 लाख रुपीस। नाउ बोथ आर दी ज्वाइंट ओनर, तो अगर लॉ सिर्फ लिख देता असेसी मस्ट बी ओनर, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी आती भाई ये तो ज्वाइंट ओनर है तो किसको डेप मिलेगी। तो लॉ हैज क्लियर कि भाई आप ओनर होने चाहिए चाहे फुल या पार्ट। यहाँ पे दोनों पार्ट ओनर है ज्वाइंट ओनर है, तो दोनों एक्स और वाई विल क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन 50 lakhs प्रोवाइडेड कार इज बीइंग यूज्ड फॉर अ बिजनेस और प्रोफेशन। तो आपको यहाँ पे ये सब क्लियर हो गया कि डेप हम कैसे क्लेम करें। अब एक चीज आती है एसेंशियल्स के बारे में, इट मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। यहां पे हम दो चीज कहना चाह रहे हैं, एक एक्टिव यूज और एक पैसिव यूज। एक्टिव यूज मशीन बीइंग यूज फॉर अ फैक्ट्री। पैसिव यूज क्या हुआ मैं समझा रहा हूं क्योंकि वर्ड यूज है और जो डेप्रिसिएशन निकालने की मेथोलॉजी है उसमें पैसिव यूज भी अलाउड है। ओल्ड मशीन विड्रॉ फ्रॉम फैक्ट्री बट केप्ट इन स्टोर फॉर इमरजेंसी। मीन्स हमने क्या करा, एक मशीन पुरानी हो गई थी, इट्स अ यूजफुल बट एफिशिएंसी कम हो गई थी, हमने उस ओल्ड मशीन की जगह एक न्यू मशीन ले ली फैक्ट्री में, बट ओल्ड मशीन को अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं करा, विच वी केप्ट इन अ स्टोर कि भाई कल अगर कोई इमरजेंसी आई तो वी कैन यूज दिस ओल्ड मशीन। नाउ ये जो ओल्ड मशीन है इसको मैं एक्टिवली यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं इनडायरेक्टली पैसिवली यूज कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी मुझे डेप्थ मिलेगी बिकॉज आई एम यूजिंग द पैसिवली दिस मशीन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, इफ एसेट इज यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस डेप्रिसिएशन विल बी प्रपोर्शनेटली। मीन्स फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, एक असेसी ने कार परचेज करी, कार टू बैंक 50 लाख रुपीस। नाउ इट्स एन एस्टेब्लिश ऑन द रिकॉर्ड्स भाई ये कार जो है 50% पर्सनल यूज होती है और 50% ये ऑफिशियल यूज होती है बिजनेस पर्पस के लिए। तो इस कार पे जितनी भी डेप्थ होगी
उसका 50% ओनली विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल पीजीपी। फॉर एग्जांपल कार पे डेप का रेट है 15%, तो टोटल डेप कितनी आ गई 7.5 लैक्स। इसमें से जब बिजनेस की हम पीजीबीपी की टैक्सेबल इनकम निकालेंगे ओनली 3.75 lakhs will be allowed as a deduction because this much amount 50% of car is being used for office purpose, hence the amount of debt will be restricted to 3.75 lakhs only। तो आज के इस लेक्चर में वीडियो में हम लोगों ने जो कवर करी बात वो हमने करी असेंशियल फॉर क्लेमिंग डेप्रीसिएशन। In my next lecture, I will come with the depreciation computation because ये पूरा एक exhaustive है which will take sufficient time. And my intention is to make a short video so that a user can understand, he should develop interest in the video. तो next video I will come up with the depreciation computation। तो आज आपको एक क्लियर हुआ कि डेप्रीसिएशन के लिए सबसे पहले मुझे असेंशियल सेटिस्फाई करने हैं। अगर असेंशियल सेटिस्फाइड हो गए then we will jump to the depreciation computation, how to compute depreciation। Thank you।